एवरीवन। सेकंड ईयर फिजिक्स लेक्चर 2 है हमारे पास। तो पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉलम्स लॉ को स्ट्रेट एक्सप्लेन किया था। तो आज उसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, आज उसकी वेक्टर फॉर्म हमने पढ़नी है। कॉलम्स लॉ इज अ म्यूचुअल फोर्स। जो कॉलम्स की फोर्स होती है इज अ म्यूचुअल फोर्स। कॉलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कॉलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है बिकॉज क्योंकि दो चार्जेस हमारे पास होते हैं और चार्ज Q1 जो है वो एक्सर्ट करता है फोर्स चार्ज Q2 पर, देन आल्सो चार्ज Q2 आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन Q1। यानी कॉलम फोर्स जो यहाँ पे लिखी हुई है वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ कि कॉलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। इट मींस चार्ज Q1 एक्सर्ट फोर्स on charge Q2, then Q2 also exert force on Q1। इस वजह से कॉलम्स फोर्स को क्या कहा जाता है कि ये म्यूचुअल फोर्स है। स्टूडेंट्स अब आप क्या करें, लेट कर लें दो फोर्सेस, लेट F आप 2 1 फोर्स लेट करें। ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी हमने शो करनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास चार्ज Q1 है और ये आपके पास चार्ज Q2 है। अब Q1 चार्ज Q2 चार्ज। अब यहां पे आप देखें 2 1, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स लग रही है चार्ज 2 पर और चार्ज Q1 लगा रहा है Q2 पर लग रही है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी और यहां हम लिखेंगे 2 1। इसके ऊपर एरो हेड लगा दें या इसको बोल्ड करके लिख दें क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर डायरेक्शन शो करता है। इस वजह से हमने क्या लिखा, फोर्स। और 2 1 क्यों लिखा हमने, देखिए ये 2 जो है क्यू चार्ज 2 के लिए शो करता है और 1 जो है ये चार्ज 1 के लिए शो करता है। हमने 2 1 लिखा, जो शुरू में लिखा जाता है उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है, उससे फोर्स लग रही होती है, और जो यहाँ पे लिखा होता है वो फोर्स लगा रहा होता है बेसिकली। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्स 2 1 का मतलब ये हुआ इज इक्वल टू फोर्स 2 1 के फोर्स 2 यानी चार्ज 2 पर फोर्स लग रही है और चार्ज 1 लगा रहा है। तो चार्ज Q1 फोर्स लगा रहा है और 2 पर लग रही है, तो इसको हमने लिखा फोर्स 2 1। इसका आप फार्मूला लिखे, आप लोगों को पता है कि फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपके पास होता है Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये आपने कॉलम्स लॉ के अंदर पढ़ा, मगर यहां सिर्फ चेंजिंग की आएगी क्योंकि वेक्टर लिया हमने, डायरेक्शन शो की है, तो यहां R यूनिट वेक्टर साथ आएगा। यहां पे लिखेंगे 2 1, ये यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह हमने फोर्स 2 1 निकाली। अब आप फोर्स निकाले 1 2। क्यों हमने फोर्स 1 2 निकाली, क्योंकि कॉलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। ये एक म्यूचुअल फोर्स है। अगर Q2 पर फोर्स लग रही है, चार्ज Q1 लगा रहा है, तो इसलिए चार्ज Q2 भी जो एक्सर्ट करेगा फोर्स चार्ज Q1 पर, तो हम यहाँ फोर्स 1 2 लिखी। 1 शुरू में है यानी 1 पर फोर्स लग रही है, चार्ज 1 पर Q2 लगा रहा है। अब इसकी जो डायग्राम हम बनाएंगे फिगर, वो किस तरह बनेगी, Q2 एंड Q1 मैग्नीट्यूड सेम है, सेम डिस्टेंस है। ये Q1 है, ये Q2 है आपके पास, ये F21 डायरेक्शन आपकी साइड थी। Q1 फोर्स Q2 पे लगा रहा था, अब Q2 फोर्स Q1 पे लगा रहा है। इस वजह से आप इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी और इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 2 फोर्स 1 2, या इसको बोल्ड करके लिख दे या इसके ऊपर एरो हेड बना दे, डायरेक्शन को शो करता है। Q1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 पर, इसमें क्या कर Q2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1 पर, इसको हम ऐसे लिखेंगे F12 इज इक्वल टू, इसी तरह फार्मूला जो इसका है आपने कॉलम्स लॉ जो पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये आपके पास हुआ ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आप क्या लिखेंगे, R21 फोर्स 2 1 थी तो यूनिट वेक्टर भी 2 1 है। इसकी डायरेक्शन के लिए आप लिखेंगे R12 यूनिट वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन है। अब आप क्या करें, R21 निकालें। R21 क्या है आपके पास, R21 यूनिट वेक्टर, ये आपके पास है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड, ये जो है डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 टू Q2, यानी ये जो है यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड है फ्रॉम Q1 टू Q2। ये जो R21 है, ये देखिए ये R21, यहाँ पे 2 1 F21 वाले जो है ये Q1 फोर्स Q2 पे लगा रहे, Q1 से Q2 की तरफ है, ऐसे जा रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2।
अब इसी तरह R21 जो आपके पास है यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ये भी आपके पास यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आप लोगों को पता है डायरेक्शन के लिए शो किया जाता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड, यानी इसकी जो सिम्त है किस तरफ है, फ्रॉम, वेरी गुड, Q2 टू Q1, ये आपके पास इसकी फोर्स है। हमने R21 यूनिट वेक्टर और R2 यूनिट वेक्टर निकाला। अच्छा, अगर मैं इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को इस तरह इस तरह लिखता हूं कि R यूनिट वेक्टर 21 इज इक्वल टू R यूनिट वेक्टर 21, आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करना चाहिए, क्योंकि R का यूनिट वेक्टर सिम्प को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है 21, यानी इस पे 2 पर फोर्स लग रही है, 1 लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन देखिए ये इस तरफ थी, अब Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा था, अब Q2 Q1 पर लगा रहा था, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इस वजह से डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से इसके साथ मैंने कौन सा साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया। तो आप बिल्कुल सही इसके साथ एग्री करते हैं, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करें, फोर्स 21 निकालें, और फोर्स 21 ये जो आपके पास R21 इज इक्वल टू माइनस R21 है, इसकी वैल्यू आप फोर्स 21 के अंदर पुट करिए। आप इसको 1 का नाम दें, इसको आप 2 का नाम दें। अब आप क्या करें, F21 आपके पास क्या हुई, F21 ये वेक्टर है, इस वजह साइन लगाया। आप लिखे बाय इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, बाय इक्वेशन 1 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास Q1 Q2 आवर R स्क्वायर। यहां पे देखिए क्या है, R21 यूनिट वेक्टर, यहां पे R21 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस R के यूनिट वेक्टर 21 के। तो आप यहां लिख सकते हैं कि माइनस R यूनिट वेक्टर 21 जो है 1 2, सॉरी यहां पे मैंने कहा R यूनिट वेक्टर 21 इज इक्वल टू माइनस R यूनिट वेक्टर 21 नहीं 1 2। तो यहां पे मैं आपकी क्या लिख सकता हूं, 1 2 लिख सकता हूं, माइनस 1 2। यहां पे मैंने 1 2 लिखा, R का यूनिट वेक्टर 1 2 माइनस। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह F आपके पास Q1 जो है इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आवर R स्क्वायर। यहां आपके पास R यूनिट वेक्टर 1 2। अब आप लोगों को पता है कि F वेक्टर फोर्स है 21, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, कॉलम्स फोर्स भी जिसे कहते हैं, माइनस का साइन है, आप माइनस के साइन को वैसे लिखे। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर R12 का यूनिट वेक्टर ये किसके इक्वल है, आप देखें R12 का यूनिट वेक्टर ये आपके पास F12 के इक्वल है। यहां पे देखो F12, यहां पे आप लगा दें F12 यूनिट वेक्टर। आप ये देखें कि आपके पास ये रिजल्ट हमें मिला है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ ये है कि अगर हमने एक चार्ज पर दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, वो बराबर है, बट डायरेक्शन इसकी चेंज, इस वजह से नेगेटिव का साइन आया, और अब Q2 चार्ज Q1 पर क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इस वजह से कॉलम्स फोर्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअल फोर्स भी कहा जाता है। अब F21 इज इक्वल टू माइनस F2। और यहां पे स्टूडेंट ये भी याद रखें कि ये जो कॉलम्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स जो कॉलम्स फोर्स होती है, इसको म्यूचुअल फोर्स भी कहा जाता है, और ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने 9th क्लास के भी अंदर पढ़ा है। वो यही है कि अमल और रद्द अमल बराबर होते हैं, मगर सिमत में मुखालिफ होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा, एक्शन एंड रिएक्शन, बट अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ये वही बात है। अब स्टूडेंट्स यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इफेक्ट ऑफ मीडियम, मैं इसको रेज कर देता हूं, इफेक्ट ऑफ मीडियम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स के, मीडियम क्या क्या इफेक्ट है, क्या असर पड़ता है अगर दो चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई मीडियम को रख देते हैं। इफेक्ट ऑफ मीडियम यहां पे लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। बिटवीन टू चार्जेस।
स्टूडेंट्स अब देखें कि इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आप लोगों ने पढ़ा कि दो चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल्स कर रहे हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान क्या इफेक्ट पड़ता है अगर उन चार्जेस के दरमियान हम कोई मीडियम रख दें। अब देखें, इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल को, इंसुलेटिंग मीडियम को आप उसके अंदर प्लेस कर दें, देन क्या होता है, देन रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। यानी पहले जो हमने पढ़ा था फ्री स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, वो उसके मुकाबले में जो उसके दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम रख देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी बाय द फैक्टर एप्सिलॉन आर। यहां मैं लिख देता हूं मैं, इफ एन इंसुलेटिंग medium placed between two charges, if an insulating medium placed between two charges, then the electrostatic, then the electric force, then the electric force reduced यानी कम हो जाएगी, reduced, and then the electric force reduced as compared to free space। यानी पहले दो चार्जेस के दरमियान जब फ्री स्पेस थी, खाली जगह थी, उस टाइम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान लग रही थी, अब अगर हम कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस कर देंगे बिटवीन द टू चार्जेस, देन इट इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के मुकाबले में ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी कंपेयर टू फ्री स्पेस। अब जो फ्री स्पेस के कम हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर, बाय द फैक्टर ऑफ epsilon r is known as relative permittivity। स्टूडेंट्स यहां देखें कि बाय द फैक्टर एप्सिलॉन आर, यानी पहले दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस थी, फिर हमने दो चार्जेस के दरमियान क्या कोई भी एक इंसुलेटिंग मीडियम रखा, वैक्यूम एयर हो सकता है, इसके बाद आपके पास टेफ्लून हो सकते हैं, बेंजीन हो सकते हैं, गिलास, माइस, ट्रांसफार्मर, वाटर, कोई भी दो चार्जेस के दरमियान हो सकते हैं। ये आपके पास मटेरियल्स हैं, मुख्तलिफ मटेरियल्स हो सकते हैं। तो अगर दो चार्जेस के दरमियान मुख्तलिफ मटेरियल्स ये चीजें आप रख देंगे तो क्या हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एज कंपेयर टू फ्री स्पेस के मुकाबले में रिड्यूस हो जाएगी। और कितनी रिड्यूस होगी, बाय द फैक्टर एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर के फैक्टर से रिड्यूस होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ एक नंबर है 10, वो 2 के फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, तो हम क्या लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, कि 10 रिड्यूस हो रहा है बाय द फैक्टर 2 के फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है कि 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरी इलेक्ट्रिक फोर्स है ये क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और किस फैक्टर से रिड्यूस हो रही है, एप्सिलॉन आर से। तो फिर आप जब अब लिखेंगे देन इलेक्ट्रिक फोर्स, द कॉलम फोर्स लिख सकते हैं, द कॉलम फोर्स, columns, the column force becomes, column force क्या होगी, अब F प्राइम लगा दें इसको, column force F थी, अब column force जब दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस थी उस वक्त F थी, अब कोई भी आपने इंसुलेटिंग मटेरियल रखा, मीडियम रखा, तो F प्राइम हो गई, इज इक्वल टू वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी के फैक्टर से रिड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक फोर्स। वेरी गुड। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो आपके पास पहले
यही इक्वेशन यही लिखेंगे आपके पास, ये आपके पास आ गई ये कॉलम्स फोर्स। और कॉलम फोर्स उस वक्त आई है व्हेन एन इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस। अब चलिए आपने लिखा, अब आप देखिए कि 1/एप्सिलॉन आर को अगर आप निकाल लें, एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, ये मैंने बाहर निकाल लिया। यहां आपके पास क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन आर बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आपके पास क्या बचा, Q1 Q2 और आर स्क्वायर, आपके पास ये बचा 1/पाई एप्सिलॉन आर। मैंने जिस फैक्टर से ये इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो रही थी उस फैक्टर को मैंने बाहर निकाल दिया, 1/एप्सिलॉन आर से रिड्यूस हो रही थी। बाकी हमारे पास वही ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसके इक्वल है, आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होता है, ये ऐसे ही लिखे F1, यहाँ आप एरो हेड भी लगा दें जो कि डायरेक्शन को शो करता है तो भी ठीक है, या अगर वेक्टर फॉर्म ना बनाए, अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स ना लगाए। ये आपके पास क्या है, फोर्स है, कॉलम्स फोर्स है व्हेन एन इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस, F डैश इज इक्वल टू। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, 1/एप्सिलॉन और ऐसे लिखे। अब ये वाला जो पूरे ये F के इक्वल है, तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा, F, ये आपके पास क्या आ गया है, F आ गया। यहां से अगर आप क्या निकालें, एप्सिलॉन और निकालें, ये एप्सिलॉन और निकालें तो आपके पास क्या हो गया है, F को 1 से मल्टीप्लाई करें, F/एप्सिलॉन और डिवाइडेड बाय F प्राइम। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F को इससे मल्टीप्लाई करें, F इज इक्वल टू एप्सिलॉन R को F प्राइम से, तो ये आ गया एप्सिलॉन R। इधर से एप्सिलॉन R निकालेंगे तो आपके पास यहाँ एप्सिलॉन R बच जाएगा, ये आपके पास नीचे आ जाएगा F/F प्राइम। अगर इसको अरेंज करके लिखे, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F/F प्राइम, ये आपके पास एप्सिलॉन R है। और एप्सिलॉन R क्या है, आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी, एक वो फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस हो रही है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन यहां से आप देखिए लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए ये फार्मूले से ही आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ सकती है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज, आप लिखें यहां रिलेटिव permittivity is the ratio of electric force for free space to electric force when insulating material, when and या डाइलेक्ट्रिक लिखते हैं या एन insulating medium इंसुलेटिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक लिख देता हूं मैं। स्टूडेंट बुक से रटे ना लगाया करें, आप इसको एक दफा समझ के पढ़ लिया करें, रटे लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहां से इसकी डेफिनेशन आसानी से याद कर सकते हैं। एंड इंसुलेटिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन चार्जेस। देखें रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो, ये दोनों फोर्स के दरमियान रेशियो है। रेशियो है किसके दरमियान, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी जब दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस थी उस वक्त की इलेक्ट्रिक फोर्स, और रेशियो है किसके दरमियान, टू इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन एन इंसुलेटिंग मीडियम या डाइलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन चार्जेस, जब उन चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक था और कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल था, मीडियम था, उस वक्त जब उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स थी और उस वक्त इलेक्ट्रिक फोर्स जब इसकी फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स थी, दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज हमारा ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर 3 हम स्टार्ट करेंगे फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स।